Hello everyone, my name is Shubhi. So today we are again starting with our CUVT lecture. जो यूनिट 1 है that we have started and the structure of Indian society इसमें the first part we have already done introducing Indian society, colonialism, nationalism, class and community. आज हम देखेंगे demographic structure जो कि इसका सेकेंड चैप्टर है. अच्छा, दिस वन इज वेरी लेंथी, बड़ा ही लंबा चैप्टर है, तो आई थिंक वी विल रिक्वायर 2-3 वीडियोस फॉर इट. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ओके, सो डेमोग्राफी. एक और बात, ये जो चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो मैंने वही एनसीईआरटी का पार्ट ही ले लिया है पूरा. यही से हम इसको पढ़ेंगे ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए. क्वेश्चंस काफी अच्छे तरह से बनते हैं और लास्ट जो पीवाई क्यूज है वो भी काफी सारे इसमें से बने हैं. तो इसीलिए आई थॉट कि कुछ हो जाए, आई हैव टेकन इट फ्रॉम एनसीईआरटी itself. ओके, सो जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, इट इज बेसिकली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की सिस्टमैटिक स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी. ये जो टर्म है डेमोग्राफी, ये ग्रीक ओरिजिन का टर्म है, जो कि दो वर्ड्स डेमोस यानी पीपल और ग्राफिन यानी डिस्क्राइब, जिसका मीनिंग होता है, उसको इम्प्लाई करते हैं, जिसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, डिस्क्राइब करना लोगों को. ठीक है, ये थोड़ा याद रखने वाली चीजें हैं कि ग्रीक ओरिजिन है इसका, क्या मीनिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. डेमोग्राफिक demography studies the trends and processes associated with population, including changes in population size, patterns of births, deaths, and migration, and the structure and composition of populations, such as the relative uh, proportions of women, men, and different age groups. तो जो डेमोग्राफी है वो बात करती है कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है, कैसे साइज चेंज हो रहा है, कैसे कुछ सालों ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रहती है, कुछ एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो इन्फेंट है उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, या कैसे जो डिफरेंट एज ग्रुप है उसमें मेल का परसेंटेज डिफरेंट होता है, फीमेल का परसेंटेज डिफरेंट होता है, सेक्स रेशियो कैसे वेरी करता है. सारी ही चीजें जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है उसको हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शंस दे दिए चार कि इसमें से कौन से चीजें हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्टडी किए जाते हैं डेमोग्राफी के द्वारा. ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेमोग्राफी, इंक्लूडिंग फॉर्मल डेमोग्राफी विच इज अ लार्जली quantitative field, and social demography which focuses on social, economic or political aspects of population. All demographic studies are based on processes of counting or enumeration, such as the census or survey, which involves the systematic collection of data on the people residing with a specific territory. अब जल्दी से आपको ये समझा दूं कि सोशल डेमोग्राफी और फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है. देखो, जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ना, वो सीधी बात करती है नंबरिंग की, कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कितना कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, किस किस जगह कितना डेमोग्राफिक डिविडेंड है. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वो भी आगे बताऊंगी. ठीक है, तो ये नंबर्स की बात करती है, जैसे कि इसमें लिखा है ना, क्वांटिटेटिव फील्ड. ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वांटिटेटिव फील्ड की बात करती है फॉर्मल डेमोग्राफी, जबकि सोशल डेमोग्राफी जो है वो बात करती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन. कैसे? जैसे कि जो पॉपुलेशन है वहाँ, उस स्पेसिफिक एरिया के लोगों का बिहेवियर कैसा है, कैसी उनकी इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है, क्या उनके पैटर्न्स हैं, उस सब से रिलेटेड जो
चीजें होती है सोशल। बेसिकली जब हम सोशल की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो उनके सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, उसमें हम बात करते हैं सोशल डेमोग्राफी की, ठीक है। नाउ डेमोग्राफी इज अ फील्ड दैट इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी बड़े इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, कैसे है मैं बता देती हूँ जल्दी से। देखो सोशियोलॉजी जब आया ना, तो सोशियोलॉजी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि वो स्टडी करता है सोसाइटी को, ठीक है। तो जब सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी इश्यूज है सोसाइटी में वो समझे जाएं। अब जब इश्यूज को समझना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेगी कि क्या रेशियो है लोगों का। जैसे मानो आपको स्टडी करनी है वुमेन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता चला कि बहुत ज्यादा वुमेन जो है वहां पे किसी एक स्पेसिफिक एरिया में या स्टेट में, आपको पता चला कि वुमेन का जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत कम है। फिर आपने स्टडी की तो आपको पता चला, जो स्टैटिस्टिकल जो डेटा आया उससे आपको पता चला कि यहाँ पे जो औरतें हैं उनका सेक्स रेशियो भी बहुत कम है। तो आपको ये कैसे पता चला? डेमोग्राफिक स्टडीज के थ्रू ही तो पता चला। सेक्स रेशियो कम है, फिर आपने आगे स्टडी की तो आपको पता चला कि सेक्स रेशियो कम होने की क्या वजह है। तो एक तरीके से सोशियोलॉजी के लिए बहुत हेल्पफुल है डेमोग्राफी स्टडी करने के लिए, राइट। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है सोशियोलॉजी में इमाइल दुर्कहाइम की, जो कि बात करती है सुसाइड की। तो सुसाइड पे जब दुर्कहाइम ने स्टडी की, ही सेड कि जो सुसाइड है वो एक सोशल फिनोमेना है, ठीक है। बट उसको उन्होंने कैसे पूरी स्टडी की, उसकी डेटा निकाल के कि कहाँ कौन सी कंट्रीज में, टोटल 11 कंट्रीज में ही स्टडीड। नाउ इन ऑल दोस 11 कंट्रीज उन्होंने ये तो पता किया होगा कि क्या रेट रही होगी सोसाइटी की, राइट, क्या बिहेवियर रहा होगा। तो वो सोशल डेमोग्राफी आ गई। तो एक्चुअली जो डेमोग्राफी है वो सोशियोलॉजी को बहुत हेल्प करता है अपनी स्टडी को फुलफिल करने में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात की जाएगी सेंसस की। मैंने अभी आपको बताया ना कि डेटा कलेक्ट किया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स बाय द स्टेट इज वेरी ओल्ड एंड इट रिक्वायर्स but it acquires its modern form towards the end of the 18th century। अब ये जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो शुरू कैसे हुआ, ठीक है, ये बहुत पुराना है एक्चुअली, बट जो मॉडर्न तरीके से हुआ वो 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। द अमेरिकन सेंसस स्टार्टेड इन 1970-90, और ये फर्स्ट मॉडर्न सेंसस के तरीके से जानी जाती है। और ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही जल्द यूरोप में काफी फेमस हो गए। और इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुए थे वो कब हुए थे? ब्रिटिशर्स ने जो स्टार्ट किया था जब इंडिया कॉलोनाइज था, बिटवीन 1867 टू 72। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ईयर्स वगैरह आराम से पूछे जा सकते हैं। और इंडिया में ये कब होता है? आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इंटरवल, ठीक है। तो और 1881 के बाद रेगुलरली हर 10 साल बाद ये होता है। अभी कोविड की वजह से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये अभी पेंडिंग है 2021 वाला। इंडिपेंडेंट इंडिया continued the practice and 7 decennial census have been conducted since 1951, the most recent being in 2011। ओके, मैंने बताया जैसा कि 2021 का भी नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ कोविड। द इंडियन सेंसस is the largest such exercise in the world since China, which has a slightly larger population, अब तो चाइना को भी ओवरकम कर लिया है, ठीक है। तो ये जो इंडियन सेंसस है वो लार्जेस्ट, और चाइना में जो सेंसस है वो रेगुलरली कंडक्ट भी नहीं होती है। ये देखो, ये ना ये चीजें थोड़ी कैची होती है, ये चीजें कैची होती है, यहाँ से क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। जैसे कि इंडिया की लार्जेस्ट है एक्सरसाइज ऑफ कंडक्टिंग सेंसस, क्यों? क्योंकि जो चाइना है वहां पे
रेगुलर सेंसस नहीं होते हैं। अभी तक चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया से ज्यादा थी, अभी इंडिया की ज्यादा हो गई है। Demographic data are important for the planning and implementation of state policies, especially those of economic development and general public welfare. तो जो डेमोग्राफिक डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल देके बताया कि जो वुमेन का अपलिफ्टमेंट है उसके क्या क्या रीजंस है, क्यों नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, क्या क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहे हैं, क्या कल्चरल रीजंस हैं, क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या सोशल रीजंस हैं, इस सबको पता करने के लिए जो डेमोग्राफिक डेटा है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में। But when they first emerged, social statistics also provided a strong justification for the new discipline of sociology. Aggregated statistics, or the numerical characteristics that refers to a large collectivity consisting of millions of people, offer a concrete and strong argument for the existence of social phenomena. देखो दो चीजों की बात करेंगे इसमें, एक मिनट। एक तो बात करेंगे एग्रीगेटेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, दूसरा बात करेंगे सोशल स्टैटिस्टिक्स। जो सोशल स्टैटिस्टिक्स है ना, वो काफी हेल्पफुल हो जाता है सोशोलॉजी के लिए। कैसे? सोशल स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं सोशल पैटर्न्स की, सोशल बिहेवियर की, जो कि डेमोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो एग्रीगेटेड स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें बात करते हैं नंबर्स की, कैसे कि कितनी पॉपुलेशन है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये एक कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देता है कोई किसी सोशल फिनोमेना के लिए। और वो एक्चुअली जो सोशल फिनोमेना है उसकी बात कहाँ होती है? सोशल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। Even though country level or state level statistics like the death per thousand population or death rate are made up of aggregating individual deaths, the death rate itself is a social phenomena and must be explained at social level. तो इसीलिए ये किसका पार्ट हो जाएगा? सोशल स्टैटिस्टिक्स का। तो डेथ रेट जो हो गया या बर्थ रेट जो हो गया वो एक सोशल फिनोमेना है, तो ये पार्ट हो जाएगा सोशल स्टैटिस्टिक्स का। नाउ इमाइल डुरकheim's फेमस स्टडी, अभी ये मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, एक्सप्लेनिंग द वेरिएशंस इन सुसाइड रेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया था अच्छे से। Sometimes a distinction is made between formal demography and a broader field of population study. Formal demography is primarily concerned with the measurement of analysis of components of population change. फॉर्मल डेमोग्राफी है वो प्राइमरीली कंसर्न है मेजरमेंट से, एनालिसिस से, जो कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन चेंज के, उनके जो पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट हैं उनके मेजरमेंट एंड एनालिसिस से रिलेटेड है फॉर्मल डेमोग्राफी मेनली। its focus is on quantitative analysis for which it has a highly developed mathematical methodology suitable for forecasting population growth and change in the composition of population. So इसका बेसिकली एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड मेथोडोलॉजी है जो कि मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड है, मैथमेटिकल है। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो चेंजेस है, उसका फोरकास्टिंग भी करती है, मतलब फ्यूचर में कितना हो सकता है, कितना पॉपुलेशन गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है, ऑल ऑफ दैट। पॉपुलेशन स्टडीज और सोशल डेमोग्राफी on the other hand inquires into the wider causes and consequences of population structure and change। और दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन स्टडी है या फिर सोशल डेमोग्राफी है वो बात करती है ब्रॉडर सेंस में
कि क्या कारण है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों है, ऑल ऑफ दैट. सोशल डेमोग्राफर्स बिलीव that social processes and structures regulate demographic processes. Like sociologists, they seek to trace the social reasons that account for population trends. क्या कारण हो सकते हैं, क्या सामाजिक कारण हो सकते हैं, क्या सोशल रीजंस हो सकते हैं पॉपुलेशन चेंज के, पॉपुलेशन के डिफरेंट ट्रेंड्स के. ठीक है. नाउ वी विल सी सम वेरी इंपॉर्टेंट theories which are given in the book and which are very important when comes to demography. ठीक है. So सबसे पहली है Malthusian theory of population growth. Now this theory is actually given by political economist Thomas Robert Malthus. Now he has written given this particular theory in essay of पॉपुलेशन. ठीक है. ये याद रखना, ये नाम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. ईयर भी देख लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात है. He argues that human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, but also clothing and other agricultural based products can grow. वो क्या कह रहे हैं, देख, कि पॉपुलेशन जो है ना वो ऐसे बढ़ रही है, तो ये पी फॉर पॉपुलेशन. और जो खाना पीना, जो जो बेसिक नीड है ना इंसान की, जिससे वो जीता है, वो कम बढ़ रही है, वो बहुत कम. ठीक है. तो क्या होगा जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी और सामान कम होगा, खाना पीना कम होगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली? पॉपुलेशन या तो मर जाएगी या फिर बहुत ज्यादा स्कैरसिटी होगी. पहले तो स्कैरसिटी होगी रिसोर्सेज की, महंगाई बढ़ेगी, ये सब होगा. जिसके पास होगा, डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम होगी. जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो खरीद लेगा. ठीक है. बट एक टाइम के बाद जब बहुत ही ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और ये कहीं ना कहीं उसके मुताबिक नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली? पॉपुलेशन है वो एकदम से कम हो जाएगी, राइट? So therefore, humanity is condemned to live in poverty forever because the growth of agricultural production will always be overtaken by population growth. तो क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी है वो हमेशा ही गरीबी में ही रहने का उसका ज्यादातर रहेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो हमेशा उतना बढ़ेगा ही नहीं जितनी की पॉपुलेशन बढ़ेगी. सो जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जबकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है. तो ये देखो सामने ही दिया हुआ है, बहुत ही एग्जाम्पल के तरीके से सिंपली समझ लो. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब जैसे 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 का स्क्वायर हुआ 8, 8 का स्क्वायर हुआ 16. बट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो कैसे बढ़ रहे हैं? वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं. जैसे 2 में 2 ऐड किया 4, फिर उसमें 2 ऐड किया 6, फिर उसमें 2 ऐड किया 8, तो ऐसे बढ़ रहा है. तो जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है उसमें स्क्वायर करते हैं उस हिसाब से बढ़ता है, तो वो ज्यादा बढ़ रहा है. जबकि जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है उसमें बहुत लिमिटेड बढ़ रहा है, कम ग्रोथ है उसमें. इसी वजह से, क्योंकि लोग तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बहुत कम रेट से बढ़ रहा है. इसीलिए जो ह्यूमंस है वो गरीबी में रहने के उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. Now, because population growth always outstrips growth in production of subsistence resources, the only ways to increase prosperity is by controlling the growth of population. अगर prosperity को maintain रखना है तो एक ही चीज है, क्या कर सकते हैं? जो growth है population की उसको control रखें. और कहते हैं कि जो limited ability है ह्यूमैनिटीज के पास कि वो रिड्यूस कर सके पॉपुलेशन को थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स. अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं, व्हाट इज प्रिवेंटिव चेक्स एंड व्हाट इज पॉजिटिव चेक. प्रिवेंटिव चेक्स जैसे हो गया कि शादी जो है वो देरी से करना. ठीक है. शादी देरी से करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऑल ऑफ दैट.
और जो पॉजिटिव चेक हो गया, जैसे कि कोई आपदा आ गई, ठीक है, भुखमरी फैल गई, या जैसे अभी पैंडेमिक का टाइम था, तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये दो चीज बता रहे हैं प्रिवेंटिव में, कि शादी देर से की या फिर शादी नहीं की, या फिर ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये। और पॉजिटिव में कि कोई किसी कुछ ऐसा हुआ, नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मर गए। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। His theory was influential for a longer time, but it was also challenged by theorists who claimed that economic growth could outstrip population growth. However, the most effective refutation of his theory was provided by the historical experience of European countries. जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है और दे हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि ये जो थियोरी है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं। The pattern of population growth began to change in the later half of 19th century, and by the end of the first quarter of the 20th century, these changes were quite dramatic. Birth rates had declined, बर्थ रेट थी वो कम हो गई, डिक्लाइन हो गई। द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स वर बीइंग कंट्रोल, क्योंकि नए मेडिकल रिसर्चेस हो रहे थे, नए नए मेडिसिन आ रहे थे, तो जो डिसीज वगैरह फैल रहे थे, एपिडेमिक्स फैल रहे थे, उन पे कंट्रोल हो गया। Malthus' predictions were proven false because both food production and standards of living continued to rise despite the rapid growth of population. और उनकी जो ये प्रोडिक्शन थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि जो खाने का जो प्रोडक्शन था और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बेटर होती गई और बढ़ती ही गई पॉपुलेशन ग्रोथ के बावजूद भी। He was also criticized by liberals and Marxist scholars for asserting that poverty was caused by population growth. The critics argue that problems like poverty and starvation were caused by the unequal distribution of economic resources rather than by population growth. तो जो मार्क्सिस्ट होते हैं, जो वो लोग ये मानते हैं कि गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, गरीबी इसलिए है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो एक छोटे से ग्रुप में कुछ लोगों के पास सबसे ज्यादा है और बहुत सारे लोगों के पास ना बराबर है, इसीलिए गरीबी है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसलिए भी उन्हें मार्क्सिस्ट की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया मार्क्सिस्ट एंड लिबरल्स के द्वारा। ओके, नाउ an unjust social system allowed a wealthy and privileged minority to live in luxury while vast majority of the people were forced to live in poverty। ठीक है, और ये एक अनजस्ट अनइक्वल सोशल सिस्टम है जो कि अलाउ करता है माइनॉरिटी लोगों को मजे की जिंदगी, वेल्दी जिंदगी, लग्जरी वाली जिंदगी जीने को, और जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो समाज का है, ज्यादा नंबर में जो लोग हैं वो फोर्स्ड हैं गरीबी में रहने के लिए। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है, बाकी की जो थ्योरी है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, बिकॉज दिस इज अ लेंदी वन। मैंने आपको पहले ही बोला था चैप्टर लेंदी है, सो आई request you to continue with the next lecture.